हेलो जी। सो आज एक बार फिर से लेके आ चुके हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आरसीटी क्वेश्चन का भंडारा और प्लेट नंबर 18। इससे पहले जितने भी पार्ट अपलोड किए ना, उम्मीद करता हूँ कि आपने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे ना तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। आप इधर उधर भटकते रहोगे, ऐसे यानी कि आलतू फालतू चैनलों पे भटकते रहोगे। इससे अच्छा है प्रीवियस पेपर और आरसीटी क्वेश्चन का भंडारा पढ़ो और आरएससीटी में पहली बार में पास हो जाओ। अगर आप मानते नहीं हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ और वहां पे जितने विद्यार्थी ने कमेंट कर रखे ना, उनके कमेंट पढ़ना और देखना कि उनके क्या विचार हैं हमारे बारे में। तो आरएससीटी एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेके आते हैं और ऐसे ही लेके आते रहेंगे। अपनी तैयारी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एनके। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे अपने आते हैं। यहाँ पे हमने पहले ही बता चुके हैं कि वक्तव्य वाले प्रश्न आपको आपके आरएससीटी एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। तो वक्तव्य 1, इंटरनेट ग्लोबल वर्ल्ड वाइड वेब है। वक्तव्य 2, इंट्रानेट एक कंपनी का निजी इंटरनेट है जिसे सिर्फ कंपनी के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित से उपयुक्त विकल्प चुने। तो यहाँ पे देखो वक्तव्य 1 सही है और वक्तव्य 2 गलत है। और बी में क्या दिया गया, वक्तव्य 1 गलत है और वक्तव्य 2 सही है। सी में क्या दिया है, दोनों वक्तव्य 1 और 2 गलत हैं। और डी में दोनों वक्तव्य 1 और 2 सही हैं। देखो अगर आप इनको जल्दबाजी में पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि वक्तव्य फर्स्ट गलत है या फिर सही है, या फिर दूसरा सही है या फिर गलत है। इतना जानने के बाद में फिर बाद में ही ऑप्शंस को पढ़ना, वरना कंफ्यूजन बनी रहती है ऐसे। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोनों वक्तव्य 1 और 2 सही है। इंटरनेट यानी कि ग्लोबल वर्ल्ड वाइड वेब है, यानी कि इंटरनेट पूरे विश्व में फैला हुआ है, ये बात सच है। और इंट्रानेट, यहाँ पे देखो इंटरनेट नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रानेट, एक कंपनी का निजी नेटवर्क या फिर इंटरनेट है। जैसे कि हमारा ये जो स्टेशन, ये स्टूडियो है, इसके अंदर या फिर क्लासरूम जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। तो इसके अंदर जो हमारा निजी नेटवर्क होगा जो हमने खुद ने बनाया है उसे हम इंट्रानेट बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 2। वर्ड यानी कि एमएस वर्ड 2010 की बात हो रही है यहाँ पे। उसे एमएस वर्ड को ना वर्ड 2010 कह देते हैं, कभी कभी विन वर्ड भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो वर्ड 2010 में रिबन किसकी एक श्रृंखला से बनता है। मतलब कि वर्ड 2010 में रिबन का यहाँ पे पूछा गया है कि रिबन किसकी श्रृंखला से बनता है। तो गेट्स, विंडोज, टैब्स, डोर्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टैब्स। यानी कि बहुत सारे टैब होती हैं, उनकी श्रृंखला। जैसे आप किसी भी टैब को ओपन करोगे तो उसकी जो श्रृंखला ओपन होती है उसे रिबन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सीडी में किसी फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को इस प्रकार से जाना जाता है, भंडारण, प्रतिलिपि, बर्निंग, पेस्टिंग। मतलब कि अगर आप कोई नई सीडी तैयार कर रहे हो तो सीडी के अंदर जब भी आप कोई फाइल रखते हो या फिर कॉपी करते हो तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। और इस बात को यानी कि इस प्रश्न को पढ़ के ना मुझे अपना एक छोटा सा ना इंसिडेंट यानी कि पुरानी एक छोटी सी बात याद आई है कि मैंने कम से कम 10 सीडी को खराब किया था ऑलमोस्ट 2013-12 के लगभग। तब जाके मुझे पता चला कि सीडी में अगर आपने एक बार में यानी कि पहली बार जितना डेटा रख दिया, जैसे कि आपने पहली बार उसके अंदर 1 केबी की फाइल रख दी और उसके बाद में आपने उसे बना दिया यानी कि रेडी कर दिया, तो उसके बाद में ना उसमें और फाइल नहीं जाती है, और फाइल जाएगी ही नहीं। मतलब कि ये रूल होता है कि सीडी में जो एक बार डेटा कॉपी हो गया ना उतना ही रहता है, उसे आप बदल नहीं सकते। ये एक नियम है उसका। ये बात मेरे को कम से कम 10 सीडियां खराब करने के बाद में पता चली थी, तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने चेक करते हैं। ऑप्शन सी, बर्निंग। यानी कि सीडी आप बना रहे हो, उसमें कोई फाइल नहीं रख रहे हो तो उसे बर्निंग कहा जाता है। बाकी अगर आप अपनी पर्सनल कोई सीडी या डीवीडी बना रहे हो तो एक बात ध्यान रखना कि सीडी के अंदर ना डेटा एक बार जितना रख दिया उतना ही रहता है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता बाद में, तो ध्यानपूर्वक रखना। बाकी आजकल तो ऐसी सीडियां भी आ चुकी हैं जैसे कि CDRW होती है जिसमें डेटा को रीराइट कर सकते हैं अपने, और नॉर्मल जो सीडी होती है ना उसके अंदर डेटा रीराइट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान लेन देन के लिए क्या जानकारी आवश्यक है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन को अपने एक बार रिपीट करता हूं मैं। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान लेन देन के लिए, मतलब कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड से भुगतान करना है या फिर लेन देन करना है तो उसके लिए क्या जरूरी होगा? 16 अंकों का क्रेडिट कार्ड नंबर, समाप्ति तिथि और CVV नंबर, और सी नंबर ऑप्शन है OTP, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मतलब कि क्रेडिट कार्ड तो होना ही चाहिए, और अगर क्रेडिट कार्ड है तो उसपे 16 अंक का नंबर भी होगा ही, और समाप्ति तिथि मतलब कि उसके एक्सपायर डेट क्रेडिट कार्ड की, और उसके पीछे होता है ना 3 अंकों का नंबर होता है, CVV नंबर बोलते हैं जिसे, वो भी होना चाहिए, और उसके बाद में OTP आती है तो OTP भी आपके पास होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। ट्रैक पॉइंट एक छोटे जॉयस्टिक की तरह कार्य करता है। ऑप्शन बी है ट्रैक बॉल भी एक प्रकार यानी कि एक माउस की तरह ही होता है जिसे बॉल शीर्ष पर स्थित होती है, जिसमें बॉल शीर्ष पर स्थित होती है। सी है जॉयस्टिक गेम नियंत्रित डिवाइस है। डी है स्कैनर का इस्तेमाल दस्तावेज को प्रिंट करने में किया जाता है। मैंने एक चीज नोटिस की है, जब मैं स्लो बोलता हूँ, धीरे बोलता हूँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा अटकता हूँ कहीं कहीं पे, यानी कि, लेकिन जब फास्ट बोलते हैं तो स्पीड अच्छी रहती है। खैर छोड़िए, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, इसका आंसर चेकआउट करते हैं। ऑप्शन डी, स्कैनर का इस्तेमाल दस्तावेज को प्रिंट करने में किया जाता है, यानी कि ये कथन है वो असत्य है। इससे पहले जितने भी हमने कथन पढ़े हैं वो बिल्कुल सही हैं, जैसे कि ट्रैक पॉइंट एक छोटे जॉयस्टिक की तरह कार्य करता है, वो हमारे उधर लैपटॉप पड़ा है उसमें है ये ट्रैक पॉइंट। और ट्रैक बॉल भी एक माउस की तरह होता है। ट्रैक बॉल यानी कि एक बॉल के माध्यम से अपने ट्रैक कर सकते हैं चीजों को, मतलब कि ये भी ना, ये जो होता है ना ट्रैक पॉइंट, उसके जैसा ही होता है लगभग। और जॉयस्टिक गेम नियंत्रित डिवाइस होती है। जॉयस्टिक इस प्रकार, जैसे जो हेलीकॉप्टर चलाते हैं ना उनके हाथ में, आपने देखा होगा कभी कभी फिल्मों वगैरह में, तो उसी जैसा ही होता है जॉयस्टिक, ठीक है। और स्कैनर का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने में किया जाता है, ये बिल्कुल ये गलत है। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर के अंदर हम कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई फोटो रखते हैं और वो उस हार्ड कॉपी की सॉफ्ट कॉपी बना के हमें स्क्रीन में दिखा देता है, यानी कि ये कागज पे जो भी डाटा पड़ा होता है ना उसे उठा के अपने कंप्यूटर के अंदर रख देता है, ये होता है स्कैनर। अपने कहते हैं ना कि हाँ भाई मेरा आधार कार्ड स्कैन करके मेरी ईमेल आईडी पे भेज दो, तो उसे कहते हैं स्कैनर। तो यहाँ पे स्कैनर प्रिंट नहीं करता है, प्रिंट करने का काम प्रिंटर करता है। ओके, तो इसका 5 नंबर का राइट आंसर डी होगा। ओके, काफी एक्सप्लेन कर दिया वैसे मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भामाशाह योजना के संदर्भ में DBT का पूरा नाम क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और डेटाबेस ट्रांसफर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, DBT, ये इसका पूरा नाम होता है। ओके, ध्यान रखें, फुल फॉर्म में काफी सारी पूछी जाती हैं, 3-4 फुल फॉर्म आ जाती हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न कैरेक्टर में से किसका ईमेल एड्रेस में विशेष महत्व होता है? @ का, ये डॉट और $, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, @ का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल में से एक चार्ट बनाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? F3, F5, F7, F11। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि आपने कोई डेटा सिलेक्ट किया, यानी कि चयनित या सिलेक्टेड डेटा का आपने चार्ट बनाना है, तो आप F11 फंक्शन कुंजी प्रेस करते ही वो चार्ट आपका क्रिएट हो जाएगा। वैसे आपको पता है ना, F1, F2 यानी कि F1 से लेकर F12 तक जितनी भी कुंजियां होती है वो फंक्शन कुंजियां होती हैं, पता है ना। और F1 का यूज मैं आपको बता देता हूँ, F1 हेल्प के लिए होती है, कहीं पे भी हेल्प लेनी हो F1 प्रेस करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ISP का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट स्पीड प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, डी नंबर ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जो भी अपने इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं ISP, जैसे कि वोडाफोन, आइडिया वगैरह, ये है ना, ये सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, PAN का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परमानेंट अकाउंट नंबर। अब यहाँ पे ना एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये PAN कौन सा है,
ऑप्शन को देखना है फिर ही आंसर करना है। अभी ना एक और क्वेश्चन आएगा आगे, उसमें भी PAN का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, लेकिन उस क्वेश्चन में उसका आंसर क्या होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पेन है वो यानी कि अकाउंट से संबंधित है, इनकम टैक्स से संबंधित है, आयकर विभाग से संबंधित है, परमानेंट अकाउंट नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो ये तो मेरे को पक्का पता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आने के बाद में लाइक नहीं करोगे ना तो हमारी आत्मा तड़पेगी। तो प्लीज ऐसा मत करना, लाइक कर दो, अगर नहीं किया तो लाइक कर दो, अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दो ना, फिर क्यों बार बार कहलवाते हो। चलो अगर करना है तो करेंगे, नहीं करना तो फिर हम क्या ही करें। क्वेश्चन आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, वक्तव्य। ऐसे प्रश्न मैंने बोला था आते हैं और ये आ गया है, एक और क्वेश्चन आ गया है। वक्तव्य 1, इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडो 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। वक्तव्य 2, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं। तो हमें बताना है कि कौन से सही है कौन से गलत है। राइट आंसर चेक करते हैं। सी, वक्तव्य 1 सही है, वक्तव्य 2 गलत है। चलो सही क्यों है, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडो 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। हाँ ये बात सही है। क्यों सही, क्योंकि जैसे कि जो पुरानी विंडो होती थी जैसे कि विंडो XP, विंडो 7, इनमें ना इंटरनेट के लिए ना खुद का ब्राउजर होता था जिसे बोलते थे इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। और विंडो 10 में क्या कर दिया, उसी ब्राउजर का ना नाम चेंज कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट एज, ये जो दिखा ना एज, इस नाम से उसे प्रतिस्थापित यानी कि उसे दोबारा से बना दिया गया है, ठीक है। और वक्तव्य 2 गलत क्यों है, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं। अच्छा देखो, गूगल ड्राइव है क्या ये वेब ब्राउजर है, बिल्कुल नहीं। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है ये वेब ब्राउजर है, बिल्कुल नहीं। ड्रॉप बॉक्स ये वेब ब्राउजर है, बिल्कुल नहीं है। ये है क्लाउड स्टोरेज, ये वेब ब्राउजर नहीं है, ये है क्लाउड स्टोरेज, इसीलिए वक्तव्य 2 है वो यहाँ पे गलत होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, DPI का पूर्ण रूप क्या है। पूर्ण रूप, पूरा नाम, फुल फॉर्म एक ही है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ही था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉट्स प्रति इंच, ये होगी इसकी फुल फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है BSBY। अगर एग्जाम में ये आए ना BSBY की फुल फॉर्म क्या होती है तो आप क्या बताओगे, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ किस तरह की मरीज को मिल सकता है। राइट आंसर चेकआउट करते हैं। ऑप्शन बी, IPD यानी कि इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, इस टाइप के जो मरीज होते हैं उनको मिलती है भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की का लाभ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से USB को कहते हैं, मतलब कि यहाँ पे USB की ना फुल फॉर्म पूछी गई है। राइट आंसर बी है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये होती है USB की फुल फॉर्म या फिर USB। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, EPDS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूरा रूप क्या होता है। बिलो पॉवर्टी लाइन, ब्रॉडबैंड ऑनलाइन पावर, ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेटरी और AOC। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन, ये होती है BPL। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा वेद प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, इन्वर्टेड। ओके, ये एक वेद प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का विकल्प नहीं है, मतलब कि जब भी आप प्रोजेक्टर को कनेक्ट करेंगे तब यानी कि उसमें ना कुछ विकल्प होते हैं, तो उनमें से कौन से विकल्प यहाँ पे आते हैं, मतलब कौन से विकल्प वहां पे शो होते हैं उन ऑप्शंस के अंदर, तो इनमें से इन्वर्टेड है वो नहीं होता है वहां पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके आप व्यक्तिगत लेटर, फॉर्म लेटर, ब्रोशर, फैक्स और वेबसाइट मैनुअल को तैयार कर सकते हैं। हाँ ये सही बात है, तो इसका राइट आंसर भी ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, MS पावरपॉइंट में निम्नलिखित स्लाइड शो व्यू में स्लाइड्स को आगे नहीं बढ़ाएगा, मतलब कि इनमें से कौन सा यूज, यानी कि ऑप्शंस दे रखे ना, इनमें से कौन सा यूज करने के बाद में स्लाइड आगे नहीं बढ़ेगी, मतलब स्लाइड बंद हो जाएगी या फिर रुक जाएगी। ऑप्शन राइट, ऑप्शन चेक करने से पहले ना ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। माउस बटन, स्पेस बार कुंजी, एस्केप कुंजी, एंटर कुंजी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस्केप कुंजी। ये ना ESC दिया हुआ है और ये इधर वाले कॉर्नर में यानी कि
हमारा जो कीबोर्ड होता है उसके लेफ्ट साइड में बिल्कुल ऊपर की तरफ देखोगे ना, कॉर्नर के अंदर ESC लिखा होगा और इसकी फुल फॉर्म होती है इस्केप कुंजी, यानी कि इस्केप कर जाना, हट जाना, ठीक है। तो ये इस्केप कुंजी, ठीक है, इसका काम भी यही होता है। मतलब कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाएगा तो उसके लिए इसे प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आपसे कभी गलती से राइट क्लिक हो गया तो इस्केप कुंजी दबा देना, वो एक्शन है वो हट जाएगा, इस्केप हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप कोई प्रोग्राम चला रहे हो, वहां पे आपसे गलती से क्लिक हो जाए तो इस्केप कुंजी दबा देना, वो हट जाएगा, यानी कि इस्केप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, PAN का पूरा नाम होता है। हमने क्या बोला था कि PAN का पूरा नाम पीछे भी था क्वेश्चन में और यहाँ पे भी आएगा और ये आ गया है। अब यहाँ पे वहां पे तो यानी कि आयकर विभाग से संबंधित पूछा गया था और यहाँ पे किससे संबंधित पूछा गया है, यहाँ पे नेटवर्क के संबंधित पूछा गया है। तो उसी हिसाब से आपने आंसर देना है। फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगर यहाँ पे ऐसा भी आ सकता है कि ब्लूटूथ किस नेटवर्क पर आधारित होता है और ऑप्शन में दे दिया जाता है कि PAN, तो वहां पे पैन से ही होगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है। मतलब कि किसी भी उपयोगकर्ता, जैसे कि मैं उपयोगकर्ता हूं, मुझे इंटरनेट तक पहुंचना है, मतलब कि इंटरनेट चलाना है, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट सेवा, मोडेम, वेब ब्राउजर, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर ना ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, यानी कि सभी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन पे ही डिपेंड करता है। जैसे कि अभी जैसे कि आप कहोगे सर मेरे पास तो मोबाइल है, मैं तो मोबाइल में रिचार्ज करके डायरेक्ट चला लूंगा, मुझे मोडेम की क्या जरूरत है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, क्वेश्चन क्या दिया गया है, ऑप्शन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो और उसके आधार पे आंसर दो, न कि अपनी तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनेट सेवा होनी चाहिए, यानी कि इंटरनेट का रिचार्ज होना चाहिए और मोडेम होना चाहिए और वेब ब्राउजर होना चाहिए। और अगर मेरी बात करें, जैसे कि मेरे पास ये एक टैब मैंने ले रखा है, तो टैब के अंदर क्या होगा, मैं इसमें सिम डालूंगा और सिम के अंदर इंटरनेट सेवा होगी एंड उसके बाद में क्या है, ब्राउजर से डायरेक्ट इंटरनेट चला लूंगा, मेरे को मोडेम की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन इस डिवाइस के अंदर ना इनबिल्ट मोडेम है, इसीलिए इसमें इंटरनेट चलता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो यहाँ तक पसंद आ गई होगी क्लास। और अगर आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल पे फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहां पे आइए, वहां पे हम मस्ती से बातें करेंगे। बाकी इस क्लास को लाइक करना जरूरी है, अगर अभी तक नहीं किया ना तो हाथ जोड़ा लो मेरे से और लाइक कर दो क्लास को। एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, जो भी गलती है वो भी आप बता दिया करो ताकि हम सुधार करें। ठीक है, और शेयर जरूर कर दो, शेयर करने से मोटिवेशन हमारी बढ़ती है। बाकी टेलीग्राम पे हम PDF वगैरह शेयर करेंगे तो जुड़ जाना टेलीग्राम पे, फिर बाद में कहोगे सर आपने PDF कहाँ दी, हमें तो मिली नहीं, ऐसा नहीं हम कहें, सुनेंगे नहीं हम। ठीक है, बाकी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर मैं क्या ही बोलूं, सब्सक्राइब करने वाले बच्चे अच्छे होते हैं और सब्सक्राइब नहीं करने वाले बच्चे गंदे होते हैं। तो आप देख लो आप अच्छे हो गंदे हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपनी तैयारी फुल तैयारी। गुड बाय।